हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और सबका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में। तो यार आज हम देखने वाले हैं हमारे कक्षा 10वीं विज्ञान का जो हमारा अध्याय 4 है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आपको जो है आधुनिक आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, आज इसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं क्या है कैसा है। ठीक है, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल खास आप ही लोगों के लिए बना है, क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, और अभी आगे हम आपको बहुत अच्छे स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जिससे आप लोग अच्छे बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यार आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देना चाहूँगा आप सभी को कि आज की इस क्लास में आप लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तो जानेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी है क्या। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें यानी बहुत से फैक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा संश्लेषित तत्व क्या होते हैं, IUPAC। ठीक है, IUPAC क्या होते हैं इसको आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, आवर्त क्या होते हैं, समूह आवर्त क्या होते हैं, समूह क्या होते हैं, ये सब आपको जानने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि देखो इससे मतलब आपको पता क्या चल रहा है। देखो 10th क्लास में आ गए यार, है ना, तो आप लोगों को तो अब इतना समझ आ ही गया होगा कि साइंस जो ऐसा सब्जेक्ट है इसको रटा नहीं जा सकता, इसको केवल समझा जा सकता है। ठीक है, तो वही मेरा कोशिश रहेगा आपको अच्छे से समझाने का। ठीक है, और उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो जब हम आधुनिक आवर्त सारणी को जब हम लोग पढ़ेंगे यार, तो आपको बहुत सी ऐसे जितना मैं यहाँ पर हाईलाइट किया हूँ ना, है ना, तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पर आपको वर्ड देखने को मिलेगा जिसका मतलब ही आप लोग को पता नहीं रहता है ना। तो एक वर्ड जैसे कि संश्लेषित तत्व है ना, जैसे कि IUPAC है, आवर्त है, समूह है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो एक वर्ड के पीछे उसका पीछे बहुत से क्या रहते हैं, थ्योरी रहते हैं, सिद्धांत रहते हैं, सूत्र रहते हैं, उसके नियम रहते हैं, है ना। तो उन सबको हमको क्या करना है, जानना है अच्छे से, है ना। तभी तो हम लोग को समझ में आएगा ना कि क्या है कैसा है। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो हमारा ये पीरियोडिक टेबल इसको मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा क्या है कैसा है। ठीक है, इसमें कितने आवर्त हैं, है ना, कितने समूह हैं, इन सबको हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, और इसमें आपको आज बहुत से फैक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सी जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। ठीक है, और हम देखेंगे यार आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, इसको हम लोग पूरा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएँ। ठीक है, और यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हो, है ना, जो कि आपके बुक के बीच में आए हैं पार्ट के मध्य में, जैसे कि इधर भी क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है ना, तो इन सारे के सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें आप लोग को बता दिया जाएगा कि पाठ के मध्य में आए हुए अभ्यास प्रश्न करके मैं स्पेशल इसके लिए बना दूंगा वीडियो। उसमें से बुक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं आप लोग को अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, उसका चिंता मत करना। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल को समझेंगे अच्छे से क्या है कैसा है। फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की हम लोग पहले उसके बाद बुक को रीडिंग करेंगे अच्छे से, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए निकल कर आएगा उसको मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, हर एक एक चीज़, एक एक वर्ड का आपको मीनिंग यहाँ पर अच्छे से बताऊँगा ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। यहाँ पर जितने भी आपको चीज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से बारीक से इसको पढ़ते जाएंगे। फिर हम इसके विशेषता देखेंगे और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ MCQ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको देने वाला हूँ, जिससे आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है यार, तो चलो बिना किसी देरी के अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो देखो यार, आधुनिक आवर्त सारणी को समझने से पहले मैं एक दो वैज्ञानिक जो पहले आ चुके थे इसके बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा, है ना। तो देखो हमने हाल ही में इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मोसले का आवर्त नियम। ठीक है, तो जो हमारे मोसले वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी ना, इसका जनक उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था मोसले जी ने, उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रा से उन्होंने पाया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, न कि उसके परमाणु भार के। ठीक है, तो आवर्ती फलन मतलब क्या होता है सबको पता है ना, कि एक निश्चित समय के बाद या निश्चित अंतराल के बाद उसके गुणों में पुनरावृत्ति होना या दोहराना। ठीक है, जब हम जैसे कि आधुनिक आवर्त सारणी को देखेंगे, है ना, तो जब हम इसको इसके परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग जब हम इसको जमाएंगे यार, तो इसके गुणों में क्या देखने को मिलेगा, इसके गुणों में समानता देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी देखेंगे किस प्रकार से समानता देखने को मिलेगा आगे। ठीक है,
तो मोस्ले ने क्या किया था, उन्होंने एक्स-रे स्पेक्ट्रम की सहायता से उन्होंने ज्ञात किया था कि तत्वों के जो गुण हैं वो परमाणु संख्या पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, इसी आधार पर उन्होंने कहा कि तत्वों को बढ़ती हुए परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया जाए, है ना, ऐसा उन्होंने कहा मोस्ले ने। ठीक है, और यही जो खोज है वो आधुनिक आवर्त सारणी की नींव बना और इसी से पूरा जो है आधुनिक आवर्त सारणी को डिजाइन किया गया। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ बता देना चाहूँगा। ठीक है, जैसे कि आपके एग्जाम में यदि पूछा जाता है, ठीक है, तो आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, यदि आपके एग्जाम में आता है ना, तो आपको किसको लेना रहेगा। मैंने आपको बताया था ना, जब हम लोग मेंडलीफ पढ़ रहे थे, ठीक है, तो मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने 1869 में अपना नियम दिया था मेंडलीफ का वर्गीकरण सिद्धांत। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो आवर्त सारणी है, ठीक है, आवर्त सारणी है उसका जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। और यहाँ पास जो है हमारे आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी इसका जनक मोस्ले जी को जाता है। ठीक है, यानी मोस्ले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर चलो अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मोस्ले वैज्ञानिक ने बता दिया कि जो है एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को जो है व्यवस्थित करने के लिए उसका जो है मेन परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग उसको रखा जाएगा, ऐसे करके उन्होंने एक्स-रे स्पेक्ट्रम की सहायता से उन्होंने बताया ना। ठीक, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पास हुआ क्या कि उन्होंने तो अपना बता दिया कि परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पास आपको एक वैज्ञानिक देखने को मिलेगा यार, जिसका नाम है बोर। ठीक है, तो बोर करता क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन सब को वही क्या करता है, जमाता है अच्छे से। ठीक, जैसे कि आप लोग जो यहाँ पर जो है पीरियोडिक टेबल देख पा रहे होंगे ना, ठीक है, उसको जो व्यवस्थित है, ठीक है, उसको किसने किया था, बोर ने किया था। ठीक है, बोर एक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ और फैक्ट आपको देखने को मिल रहा है कि जो है हमारे आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है, इसकी संरचना किसने दिया था, तो आपको बताना रहेगा कि बोर ने दिया था। ठीक है, तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी का मोस्ले को जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी की संरचना किसने दी यदि पूछा जाता है तो उसमें आपको बोर को लेना रहेगा। ठीक है, जिसका नाम पूरा है नील बोर, ऐसा कुछ नाम है वैज्ञानिक का। ठीक है, उन्होंने है जो पीरियोडिक टेबल है उसका उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया था। ठीक है, उन्होंने ही उसके परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, सभी तत्वों को व्यवस्थित किया था, जमाया था। ठीक है, वो करता क्या है, जो बोर वैज्ञानिक है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सभी को क्या करते हैं, जमाता है। ठीक है, जैसे कि मोस्ले ने बता दिया कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको जो है परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग उसको रखा जाए, है ना। तो परमाणु क्रमांक पता चल गया तो फिर उसके बाद जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आसान हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बोर वैज्ञानिक है, ठीक है, उन्होंने दिया था अपना। ठीक है, बोर और बरी दो वैज्ञानिक है जिन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए उन्होंने तरीका बताया था। ठीक है, परमाणु मॉडल डिजाइन किया था, जिसके आधार पर उन्होंने क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, अब चलो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें आप लोग जब देखोगे यार तो थोड़ा सा अच्छे से देखना अपनी बुक में, है ना। तो जितने भी आप यहाँ पर एलिमेंट्स देख रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर में आपको देखने को मिलेगा क्या, परमाणु संख्या। ठीक, जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है, 13 है, ये सब उसका क्या है, परमाणु संख्या है। ठीक है, और उसी के नीचे में, यानी जो नीचे है उसमें उसका परमाणु भार को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो कौन से एलिमेंट्स का परमाणु भार कितना है आप लोग यहाँ से देख पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे कि इसमें क्या है, धातु, यानी यहाँ पर जितने भी पीरियोडिक टेबल हैं, ठीक है, इसमें आप लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें पूरा धातु भी हैं, उपधातु हैं, अधातु हैं और नोबल गैस भी हैं। ठीक है, तो ये सब क्या क्या है, इसको यहाँ पर कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर दर्शाया गया है। अभी मैं सबको बताऊंगा अच्छे से कि धातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं, ठीक है, अधातु क्या होती हैं, और अक्री गैस यानी कि जिसे इंग्लिश में नोबल गैस बोलते हैं, वो क्या होते हैं, इसको भी मैं आपको अभी अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यार जो धातु है, ठीक, यहाँ पर सब जितने भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो डार्क ब्लैक एंड वाइट में है, ठीक है, ये सब क्या है, धातु है। ठीक है, धातु है। और उपधातु क्या है, ये जो वाइट में है दिख रहे हैं ना, ब्लैंक वो सब क्या है, उपधातु हैं। और अधातु ये जो क्रॉस करके हैं, ये क्या है, उपधातु हैं। ये भी ये नहीं है ना, ये ऐसा जो है, एक सेकेंड, कुछ इस प्रकार से हैं, ये सब देख पा रहे हो, ऐसे लाइनिंग खींचा हुआ है ना, वो सब क्या है, उपधातु है, सॉरी अधातु है। ठीक है, और नोबल गैस यानी कि यहाँ पर जो डार्क में आप लोग देख पा रहे होंगे ना, ये क्या है, नोबल गैस है, जिसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया धातु, उपधातु, अधातु और नोबल गैस इसमें कौन कौन है। ठीक है, यहाँ पर से इसको कलर के अकॉर्डिंग समझाने का प्रयास किया है। अब चलो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं यार कि जो है धातु क्या होते हैं।
ठीक है। धातु क्या होते हैं इसको हम लोग चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो धातु यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। ठीक है, समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप लोग चाहोगे तो जो भी मैं बोलूँगा उसको आप लोग लिख भी सकते हो। इसका मैं अभी अच्छे से थोड़ा सा डेफिनेशन आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो देखो यार, जो धातु होती हैं, ठीक है, जो धातु होती हैं वो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, कठोर प्रवृत्ति के होते हैं और उसे हथौड़े से पीटकर उसके आकार को बदला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी आप एलिमेंट्स देख रहे हो ना, ठीक है, इस सब का जो प्रवृत्ति रहता है वो कठोर रहता है, चमकीले रहते हैं और उसको हम लोग हथौड़े से पीटकर उसको हम लोग आकार को बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं, लोहा हो सकता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो पोटेशियम है, कैल्शियम है ना। यहाँ पर आयरन है जिसे लोहा बोलते हैं, है। ठीक है, तो आयरन है, सोना है, चांदी है, तांबा है, ये सब किस में आते हैं, मेटल में आता है। ठीक है, और इनका उपयोग किस में होता है, जो धातु होते हैं इसका उपयोग बिजली के तारों में होता है। ठीक है, बिजली के तारों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में इन सब का उपयोग किया जाता है, जो कि जितने भी मेटल्स हैं उसका। ठीक है, और ये जो मेटल्स होते हैं यार, धातु होते हैं, वो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग देखे होंगे ना, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका उपयोग में कि इसका जो है उपयोग बिजली के तार में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग घरों के बाहर में देखते होंगे तार, उसमें जो तार रहता है किसका रहता है यार, एक सिल्वर वाला रहता है ना। हमारे गाँव में देखते होंगे यार, वो सब क्या है, धातु है। ठीक है, और इसका जितने भी धातु हैं उन सब का उपयोग क्या है, जो है विद्युत उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर धातु आपको देखने को मिल रहा है ये सब क्या है, धातु है। ठीक है यार, और यहाँ नीचे भी आपको दिया गया है धातु क्या है उसको। ठीक है, अब हम चलो जान लेते हैं यहाँ पर उपधातु क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि उपधातु में यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ पर बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सब क्या है, उपधातुएँ हैं। ठीक है, तो उपधातु होता क्या है यार। ठीक है, तो इसमें चलो उपधातु से पहले मैं आप लोग को अधातु क्या होता है उसको मैं बता देना चाहूँगा। ठीक है, तो देखो अधातु जो होते हैं यार, ठीक है, तो अधातु जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, चमक नहीं पाया जाता। ठीक है, यानी कि ये जो है चमकते नहीं है। ठीक है, इसके जो है दिखने में चमकीला नहीं होते हैं और ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर का मतलब यानी कि जो आसानी से टूट जाए, जैसे कि हम उसको उठा पटक देंगे ना वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो जो अधातुएं होते हैं यार वो क्या होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत का अच्छे चालक नहीं होते हैं, यानी कि इसमें से जो है जिस तरह से हम लोग इसमें जो जितने भी धातु है इसका उपयोग हम लोग इसमें जो क्या होता है, विद्युत का अच्छे से चालक होता है ना, चालन करता है, तो इसमें जो है विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, और इसका उपयोग, ठीक है, इसका जो उपयोग है जितने भी अधातु हैं इसका उपयोग जो होता है रबर, प्लास्टिक, लकड़ी आदि का इंसुलेटर बनाने में किया जाता है यार। ठीक है, इन सब का उपयोग किस में किया जाता है, इंसुलेटर बनाने में किया जाता है। तो इंसुलेटर होता क्या है कि इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जो बिजली या ऊष्मा को क्या होने नहीं देता, प्रवाहित होने नहीं देता। ठीक है, यानी कि वो रोक देता है। ठीक है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा करने में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया। और देखो अधातु है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ऊष्मा का चालन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप कार्बन को देखोगे, यहाँ पर ये जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन क्या है, एक अपवाद है। ठीक है, कार्बन क्या है, एक अपवाद के रूप में है। इसके जो अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसमें विद्युत का अच्छा चालन होता है। ठीक है, यानी कि इसमें अपवाद के रूप में क्या है, कार्बन है। इसके जो अपरूप होते हैं ग्रेफाइट और कार्बन, ठीक है, उसमें क्या होता है, विद्युत के चालन होते हैं। बाकी जो भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जितने भी अधातु, इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पर इसका उपयोग भी आपको समझ में आया ना कि इसका इंसुलेटर बनाने में किया जाता है। इंसुलेटर होता है क्या है कि ये वे पदार्थ होते हैं जो बिजली या ऊष्मा प्रवाहित होने नहीं देता है। ठीक है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा करने में अधिकतर किया जाता है। ठीक है यार, अब चलो हम देख लेते हैं कि उपधातु क्या होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो देख रहे हो ना, बेरिलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, ये सब क्या है, उपधातु हैं। ठीक है, तो देखो उपधातु होता क्या है यार। ठीक है, तो इनमें जो है उपधातु जो है इसमें कुछ गुण धातु के होते हैं और कुछ गुण अधातु के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है विद्युत का चालन होता है लेकिन अच्छे ढंग से इसमें हो नहीं पाता। ठीक है, जिस तरह से हम लोग धातु में विद्युत का चालन करते हैं ना, उस प्रकार से इसमें नहीं होता यार। ठीक है, तो इसमें जो है विद्युत का अच्छा चालन नहीं होता है ना। जैसे कि इसके जो उदाहरण है उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, बोरान है, ठीक है, और इधर एंटीनियम है। ये सब क्या है, ये सभी क्या है, उपधातुएं हैं। ठीक है, समझ में आया ना आपको उपधातु क्या होते हैं। ठीक है, और इसका जो उपयोग है किस में किया जाता है, उपधातुओं का, ये यहाँ पर जितने भी आप लोग उपधातु देख रहे हैं यार, उसका जो है कंप्यूटर के चिप्स बनाने में किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर का जब आप लोग CPU को देखोगे ना, तो उसके अंदर में छोटा छोटा आपको फोटो में दिखा दूंगा यहाँ पर किस टाइप से होता है कंप्यूटर के चिप्स, उसको बनाने में किया जाता है। और सौर पैनल में भी इसका उपयोग किया जाता है।
ठीक है, जो हमारे उपधातु है इसका उपयोग सौर पैनल में किया जाता है और कंप्यूटर के चिप्स बनाने में भी किया जाता है और यहाँ तक ट्रांजिस्टर बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, इतना को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर सब देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो डार्क में दिख रहा है वो क्या है, अक्री गैस है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, तो नोबल गैस जो है यार, ये जो क्या होते हैं, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये अपने आप में क्या रहते हैं, पूर्ण स्वतंत्र रहते हैं, यानी कि किसी से लेन देन कोई मतलब रखता नहीं है। ठीक है, ये अभिक्रिया में भाग किसी से नहीं लेते। ठीक है, इसका जो उपयोग है, ठीक है, इसका जो उपयोग है, जैसे कि यहाँ पर जो हीलियम आप देख पा रहे होंगे। ठीक, तो हीलियम का उपयोग चलो बताओ यार, हीलियम का उपयोग किसमें किया जाता है, जब आप लोग गुब्बारे देखते हो ना। ठीक है, गुब्बारे देखते हो, एक नॉर्मल हवा यानी मुंह से फुला के जो हवा रहेगी वो आसानी से उड़ता नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग मेलों में कुछ ऐसे भी गुब्बारे देखते होंगे जो एकदम से ऊंचाई में क्या रहता है, एकदम से उड़ा रहता है ना, उड़ा रहता है। तो उसमें होता क्या है कि जो रहता है उसमें हीलियम गैस भरा रहता है। ठीक है, हालांकि जो है हाइड्रोजन जो गैस है सबसे हल्का एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन गैस का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन अधिकतर हीलियम का उपयोग जो है हीलियम का उपयोग किया जाता है किसमें, गुब्बारों में। ठीक है, जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ये अधातु है, लेकिन जो हीलियम है वो क्या है, नोबल गैसेस है। ठीक है, तो जो हीलियम है उसका उपयोग गुब्बारे में किया जाता है। और यहाँ पास जो आर्गन है, ठीक है, इसका उपयोग बल्ब में किया जाता है, यानी कि जो आर्गन है उसको जो बल्ब रहता है ना, बिजली वाला बल्ब, उसके अंदर जो है आर्गन गैस भरा रहता है। ठीक है, तो उसमें जो है आर्गन गैस जो है वो बल्ब में क्या रहता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, बल्बों में इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा जो है धातु, उपधातु, अधातु और नोबल गैस। ठीक है, और यहाँ पर बोला यार अध्ययन जारी ही करके, यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो एलिमेंट्स है जिसमें कुछ इस प्रकार से लाइन खींचा हुआ है सीधा सीधा। ठीक है, ये क्या है, इसमें अभी अध्ययन जारी है, अभी इसके बारे में क्या क्या इसका फैक्ट्स हैं, ये विद्युत का चालन करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, इसका प्रवृत्ति कैसा है, ठोस है, कठोर है, सॉफ्ट है, अभी इसके बारे में अभी स्टडी जारी है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी भागना मत। ठीक है, अभी इधर मैं बुक को अभी अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अभी आप लोग को जो भी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसको यहाँ पर अभी हम लोग इधर भी देखने वाले हैं अच्छे से। ठीक, जब हम इसको बुक को रीडिंग करेंगे, ठीक है, तो जो है स्कूलों में टीचर्स लोग पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझाते नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सबको अच्छे से बता रहा हूँ कि धातु क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं, नोबल गैसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लोग देखते होंगे यार कि यहाँ पर कुछ गैसों को कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पर नीचे में रख दिए गए हैं। ठीक है, तो क्यों रखा गया है इसको भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि इसको मेरे को शुरू में ही बता देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, कि आवर्त सारणी में कौन कौन धातु है, कौन कौन अधातु है, कौन उपधातु है, कौन नोबल गैसेस है, इसको मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, काम की चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, जब आप आधुनिक आवर्त सारणी को देखोगे यार, ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 18 ऊर्ध्व खाने हैं। ठीक है, ऊर्ध्व खाने मतलब ऐसा खड़ी खड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 18 ऊर्ध्व खाने कैसे हैं, ये क्या है, ये पहला है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे करके यहाँ पर टोटल क्या है, 18 ऊर्ध्व खाने हैं। ठीक है, लंबा लंबा यार। ठीक है, इसमें क्या टोटल 18 ऊर्ध्व खाने हैं, जिसे वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, और समूह भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो बताओ यार कि जो है हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, चलो बताओ। ठीक है, कितने वर्ग भी पूछा जा सकते हैं, कितने समूह भी है ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग हैं या 18 समूह ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, और जो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें आप लोग जब देखोगे यार तो इसमें कुल 7 36 पंक्ति आपको देखने को मिलेगा। ये पहला हुआ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और ये सातवां। ठीक है, इनमें टोटल कितने 36 पंक्तियाँ होती हैं, 7 36 पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है, जिसे आवर्त कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं, चलो बताओ। तो इसमें टोटल है 7 आवर्त। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। ठीक है, तो कितने आवर्त हैं, तो 7 आवर्त हैं। और कितने यहाँ पर समूह हैं, तो 18 इसमें क्या है, समूह है। ठीक है, तो यहाँ पर सबको समझ में आया ना कि क्या है, कैसा है सब। अब एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूँ, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर हम अभी आपको और बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ इस एलिमेंट्स में। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा और ध्यान से सुनना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया। ठीक है, ध्यान में रखना हर चीज़ को। यहाँ पर मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त हैं। ठीक है, कितने आवर्त हैं,
कितने आवर्त हैं, कितने समूह हैं, सबको मैंने यहाँ पर बता दिया, समझ में आ गया आपको। और मैं आपको क्या क्या बताया यहाँ पर, धातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है अधातु क्या होते हैं, नोबल गैसेस क्या होते हैं, इन सबको अभी हमने देखा, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें जो है आप लोग जब इधर पढ़ेंगे बुक में तो आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, कि इसमें आप लोग को पता चलेगा कि जो है सामान्य तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, लेंथेनाइड तत्व क्या होते हैं और एक्टिनाइड तत्व क्या होते हैं। इसको अब हम लोग चलो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो यार, सामान्य तत्व, ठीक है, सामान्य तत्व में कौन कौन आते हैं, तो इसमें जो है समूह 1, 2 और 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, ये जो क्या है सामान्य तत्व कहलाते हैं, ठीक है। सामान्य तत्व के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं समूह 1, 2 और 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये क्या होते हैं सामान्य तत्व कहते हैं इन सबको, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 से लेकर यहाँ पर 12 तक, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब किस में आते हैं, ये सभी आते हैं आपके संक्रमण तत्व में, ठीक है। इन सभी को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सामान्य तत्व कौन कौन से हैं, इसमें समूह 1, 2 और 1, 2 और फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक के तत्वों को सामान्य तत्व कहते हैं। और यहाँ पर जो है 3 से लेकर यहाँ पर 12 तक का, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है, संक्रमण तत्व कहा जाता है ना। और जब आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे यार, ठीक है, इधर तो यहाँ पर आपको इधर नीचे में भी कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या है, जब आप देखोगे यहाँ पर जो लेंथेनम है जिसका परमाणु क्रमांक 57 है, ठीक है, 57 है, तो इसके बाद के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको लेंथेनाइड कहा जाता है। कुल यहाँ पर 14 तत्व हैं, ठीक है। लेंथेनाइड तत्वों की संख्या कितने, टोटल 14 है। और इसी प्रकार से जो यहाँ पर क्या है एक्टिनियम है, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर जो हमारे लेंथेनम है, ठीक है, इसके बाद की इसका परमाणु क्रमांक कितने 57 है, इधर 58 वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है लेंथेनाइड एलिमेंट्स, ठीक है, लेंथेनाइड तत्व कहा जाता है। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक्टिनाइड है जिसका परमाणु क्रमांक है 89, ठीक है। तो 89 के बाद जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स आते हैं, टोटल 14 तत्व, 89 के बाद 99, 91, 92, है ना, ये सभी एलिमेंट्स को कहा जाता है एक्टिनाइड, ठीक है। तो एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व को एक्टिनाइड कहा जाता है और लेंथेनम के बाद के कुल 14 तत्व को लेंथेनाइड कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दूं, आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो है इस एलिमेंट्स को, जैसे कि इसके बाद आया है 57 के बाद 58 है, इसको तो इसके बाद इधर जब आना चाहिए था। और यहाँ पर जो है हमारे एक्टिनियम है, ठीक है, एक्टिनियम के बाद इसको इधर आगे में इन सबको जमाना था, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया है, तो इसको चलो यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। जब इसको जो हमारे बोर वैज्ञानिक वो इसको क्या कर रहे थे, इसका जब संरचना तैयार कर रहे थे, ठीक है, डिजाइन तैयार कर रहे थे, ठीक है, तो चाह रहे थे कि जो मैं पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, ठीक है, व्यवस्थित रूप से दिखे और जिसे पढ़ने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। जैसे आप लोग भी आपको कुछ प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है, असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं, उसको मस्त सजा के लिखते हो ना, प्रैक्टिकल वगैरह को, उसी टाइप से ये भी चाहा कि मैं बना रहा हूँ इसको तो थोड़ा सा अच्छे ढंग से बनाऊँ, है ना। तो ऐसे करके उन्होंने इसको यहाँ पर नीचे में कर दिया, ठीक है, यानी कि लेंथेनाइड के बाद के तत्व को लेंथेनाइड बोल दिया, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है, ये भी यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ये सब लेंथेनाइड एलिमेंट है, ये क्या है एक्टिनाइड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, चलो बहुत बढ़िया। और मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, जब आप आगे कक्षा में जाओगे, ठीक है, क्लास 11th में, 12th में, ठीक है, तो आप इन्हीं सब चीज़ को एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है यार, यहाँ पर जो हमारे हाइड्रोजन है और हीलियम है, ठीक है, यानी कि ये यहाँ तक और ये हमारा हीलियम, ठीक है, इसको एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं ना, ध्यान में रखना। कैसे हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आप जब आगे जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन और इधर सब, यहाँ पर जितना भी मैं यहाँ पर डिब्बा में घेरा हूँ ना, इन सब को बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर समूह 13 से लेकर इधर जो भी है हमारा यहाँ पर जो है 10 तक के एलिमेंट्स, ठीक है, इसको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है, एस पी।
और यहाँ पर जो है ये जो बीच वाला जो जितने भी एलिमेंट्स हैं समूह 3 से लेकर यहाँ पर जो है 12 तक का, इसको कहा जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या होगा एस, ठीक है, ये एस, ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और ये क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और जो है यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं नीचे में उसको एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है, इसको एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, जिसे आप लोग बाद में आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ बस आपको समझ में आया ना कि किसको एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, किसको पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे हाइड्रोजन है और ये हीलियम है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मैं घेरा हूँ डिब्बा में, ठीक है, ये सब क्या है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और पी ब्लॉक के तत्व में यहाँ पर समूह 13 से यहाँ पर जो है समूह 18 के यहाँ पर जो नियॉन है, ठीक है, यहाँ से जो है ये सबको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा समूह 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, और यहाँ पर जो हमारे नीचे का जो भी एलिमेंट्स है इसको एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब आगे क्लास में जाओगे तो इसको सबको अलग अलग इसको सबको पढ़ने को मिलेगा एक एक करके। ठीक है, सभी ब्लॉक के बारे में अच्छे से। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रहा यार हमारा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको यहाँ पर समझ में आया होगा अच्छे से। अरे यार समस्या हो रहा है भाई, तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं ना बुक में इसका जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा एकदम से पूरा फुल पेज में दिखा दिया था, मैं आपको समझा पाऊँ करके इस टाइप से लेके आया था। और देखो ना इधर हो क्या कह रहा है, ये मिट नहीं रहा है भाई। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम लोग बुक की ओर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बुक में क्या क्या बोला है उन सारी चीज़ों को भी हम लोग अच्छे से इधर देखने वाले हैं। तो चलो यहाँ बस इरेजर हो गया। तो ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो क्लास काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर सबको अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, अब चलो हम यहाँ पर सब बुक की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बुक में क्या क्या बोले हैं, अब इसमें जो भी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा यार अच्छे से, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ बस हम लोग एक एक वर्ड को एक एक चीज़ का अच्छे से मीनिंग समझते हुए जाएंगे। ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर बोला है यार आधुनिक आवर्त सारणी हमारा आज का टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर जो हमारे टेबल है इसमें आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा कि किसको क्या बोलते हैं, इनमें टोटल कितने वर्ग है। हालांकि मैं इधर बुक में आपको पढ़ाता है, ठीक है, इधर आपको देखने को मिलेगा सब चीज़ को बताए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी। इसमें मैंने आपको बताया कि इसका जो है परमाणु क्रमांक इधर लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले जो है इसका परमाणु क्रमांक है, नीचे का इसका क्या है परमाणु भार है। इसमें जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सब क्या है धातु हैं, यहाँ पर जो वाइट में है ये सब क्या है उपधातुएं हैं, और ये इस प्रकार के हैं वो क्या है अधातुएं हैं, ये क्या है नोबल गैसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ये वाला जो एलिमेंट्स है इसमें क्या है अभी खोज जारी है, इसको मैंने आपको बताया। साथ ही साथ आपको इसको भी बताया कि इसमें एस पी डी और ए ब्लॉक के एलिमेंट्स किसको कहा जाता है। ठीक है, तो अब चलो हम लोग बुक की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब चलो यहाँ पर बोला है बुक में, हम ध्यान से पढ़ते हैं। बोर ने मोसले के नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर एक सारणी में व्यवस्थित किया, जिसे बोर की आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे बोर वैज्ञानिक उन्होंने मोसले के नियम क्या था कि उन्होंने क्या नियम दिया, उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रम की सहायता से उन्होंने बताया कि जो है तत्वों का जो है व्यवस्थित करने का क्रम, यानी कि उसका आधार उसका परमाणु क्रमांक होना चाहिए। ठीक है, तो उसके आधार पर यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर जो बोर वैज्ञानिक है, ठीक है, उन्होंने क्या किया सारणी में क्या क्या व्यवस्थित किया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया है ना, कुछ इस प्रकार से क्या किया वो व्यवस्थित किया, जिसे क्या कहा जाता है बोर का आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोर का आवर्त सारणी भी कह सकते हैं। ठीक है, उस समय तक ज्ञात 92 तत्वों को उन्होंने इस सारणी में स्थान दिया। ठीक है, यानी कि जिस टाइम की बात चल रहा है अभी, यानी कि ये चल रहा है आपका टाइम पीरियड 1930। ठीक है, 1913 में ये भी चला है। ठीक है, और जो है हमारे मोसले वैज्ञानिक उन्होंने भी अपना जो है तो नियम जब उन्होंने दिया तो उन्होंने भी 1913 में दिया था। और इधर जो हमारे बोर वैज्ञानिक है वो भी सभी तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर जो व्यवस्थित कर रहा है सारणी के रूप में, उसको भी उन्होंने भी 1913 में दिया था। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि जो है बोर वैज्ञानिक उन्होंने इसको डिजाइन किया था, सबको व्यवस्थित किया था, इसलिए इसको कभी कभी हम लोग बोर का आवर्त सारणी भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इसको इस रूप में संरचना दिया था। लेकिन इसका जनक कौन है, मोसले है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है बोर की आवर्त सारणी भी कहा जाता है या कहते हैं। उस समय तक ज्ञात 92 तत्वों को उन्होंने इस सारणी में स्थान दिया था। ठीक है, तो उस समय तक कितने तत्व ज्ञात हो चुके थे, 92 तत्व उस समय तक ज्ञात हो चुके थे। ठीक है,
92 तत्व वहाँ पर ज्ञात हो चुका था। एक सेकेंड लो। उस समय तक टोटल कितने एलिमेंट्स ज्ञात हो चुके थे? और 92 तत्व ज्ञात हो चुके थे। ठीक है, तो उन्होंने 92 तत्वों को उन्होंने इस सारणी में स्थान दिया था। ठीक है, इसमें और इसे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी भी कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको दीर्घ रूप क्यों कहा जाता है? ठीक है, दीर्घ रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें देखें हम लोग, इसमें टोटल 18 समूह हैं, है ना। इसमें जो है टोटल 18 इसमें क्या है समूह बनाए थे। ठीक है, 7 इसमें क्या है आवर्त हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको दीर्घ रूप कहा जाता है। ठीक है, या इसको हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक है, और वर्तमान में परमाणु संख्या 92 के बाद वाले संश्लेषित तत्व यानी कि परमाणु संख्या 118 तक को इस सारणी में स्थान मिल चुका है। ठीक है, यानी कि देखो वापस जब जो हमारे मोस्ले ने अपना आवर्त नियम दिया, ठीक है, फिर यहाँ पर जो है बोर वैज्ञानिक ने सबको परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित कर रहा था। उस समय तक टोटल ज्ञात तत्व थे 92। ठीक है, तो उन्होंने 92 तत्वों को उन्होंने क्या किया था, उसमें व्यवस्थित कर दिया था। ठीक है, फिर 92 के जो बाद के जितने भी तत्व हैं, ठीक है, जिससे संश्लेषित तत्व कहते हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा कि संश्लेषित तत्व होता क्या है। ठीक है, तो 92 के बाद वाले जो संश्लेषित तत्व हैं यानी कि इस परमाणु संख्या 118 तक, ठीक है, इसको उन्होंने उन सबको क्या मिल चुका है भी, आवर्त सारणी में स्थान मिल चुका है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि संश्लेषित तत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो यार, जितने भी यहाँ पर जो 92 तत्व प्राप्त हुए थे पहले, ठीक है, वो सब क्या थे, वो सब प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए क्या थे, तत्व थे। ठीक है, उसको प्राकृतिक रूप से मिले हुए क्या थे, प्राप्त हुए तत्व थे। ठीक है, और यहाँ पर संश्लेषित तत्व ऐसे तत्व होते हैं यार, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसको जो है प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं संश्लेषित तत्वों को। ठीक है, यानी कि 92 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 92 जो है परमाणु संख्या 92 वाले एलिमेंट्स हैं, उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सबको क्या कहा जाता है, संश्लेषित तत्व कहा जाता है। ठीक है, उसको प्राकृतिक रूप से नहीं पाया गया है। ठीक है, उसको जो है प्रयोगशाला में प्रयोग करके वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, उसी को बोला जाता है संश्लेषित तत्व। यानी कि 92 के बाद के संश्लेषित तत्व उनको यानी कि परमाणु संख्या 118 तक को 118 तक को इस सारणी में स्थान मिल चुका है। ठीक है, परमाणु संख्या 113, 115, 117 तथा 118 वाले तत्वों को के IUPAC द्वारा प्रस्तावित नामों को 8 नवंबर 2016 तक अंतिम रूप दिया जाएगा, यानी दिया जा चुका है। अब तो 2025 चल रहे हैं। ठीक है, अब 26 में, 27 में, 28 में जब भी क्लास को देखो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2016 में ही इसका काम कर दिया गया है कि इसको 2000 परमाणु संख्या 13, 15, 17, 18 यानी कि यहाँ पर जब पीरियोडिक टेबल को देखोगे ना, यहाँ पर क्या है परमाणु संख्या 113, 15, ठीक है, और ये 18, ठीक है, 113, 15, 17, 18 वाले जो एलिमेंट्स है उसको जो है IUPAC द्वारा नामों को प्रस्तावित यानी कि नामों को 8 नवंबर 2016 को इसका अंतिम रूप दिया गया। ठीक है, यानी कि उन लोगों का नाम क्या किया गया, तय किया गया। ठीक है, कि इसका नाम ये रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है IUPAC होता है क्या, इसको चलो मैं आपको बता देना चाहूँगा। ठीक है, तो IUPAC जो है यार वह एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल एक संस्था है। ठीक है, जो करता है क्या है कि जितने भी हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्स देख रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स देखते हैं, ठीक है, तो IUPAC जो संस्था है, ठीक है, वही क्या करते तय करते हैं कि जो है जो एलिमेंट्स है जो भी यहाँ बसता है तो उस सब का नाम वही तय करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का प्रतीक H रहेगा, कार्बन का C रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एलिमेंट देख पा रहे होंगे, पोटेशियम को K होगा। इस टाइप से उसका जो नामकरण IUPAC संस्था द्वारा सबको प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी हम लोग यहाँ पर यौगिक देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल का सूत्र H2O, उन सब का निर्धारण IUPAC संस्था द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो करता है क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स है उसका जो है रासायनिक नाम और उसको नियम को क्या करता है वो तय करता है। ठीक है, वही क्या है IUPAC जो कि एक संस्था है जो क्या करता है जितने भी एलिमेंट्स है उन सब का क्या करता है नाम तय करता है, उसका प्रतीक चिन्ह तय करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे 113, 115, 117, 118 वाले जो तत्व हैं, ठीक है, उसको जो है IUPAC द्वारा 8 नवंबर 2016 तक अंतिम रूप दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर देखो यार, जैसे मैंने आपको बताया कि इस सारणी में 18 ऊर्ध्वखाने हैं, इन्हें वर्ग या समूह कहते हैं या इंग्लिश में इसको ग्रुप कहते हैं, और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं जिन्हें क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि इसमें टोटल कितने हैं, इसमें टोटल क्या है 18 क्या है ऊर्ध्वखाने हैं। ठीक है, टोटल ये इसमें क्या है 18 ऊर्ध्वखाने हैं जिसे वर्ग या समूह कहा जाता है, और इसमें टोटल 7 क्या है क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, ठीक, जिसे आवर्त कहा जाता है। ठीक है, इसी को यहाँ पर बोला है। ठीक है, इस सारणी में 18 ऊर्ध्वखाने हैं जिसे वर्ग या समूह या उसी को इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं, और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं यानी पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं समूह क्या होता है, यहाँ पर हमारा पॉइंट है। ठीक है, तो जिस प्रकार मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के समूह
समूह में स्थिति संयोजकता द्वारा निर्धारित की जाती है, उसी प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार माना गया। ठीक है, जब हम मेंडलीफ का आवर्त सारणी पढ़ रहे थे, ठीक है, मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी जो नियम है कब दिया था, 1869 में दिया था। तो उन्होंने जो है तत्वों को वर्गीकरण का जो है उसकी स्थिति उन्होंने संयोजकता द्वारा क्या किया था, निर्धारित किया था। ठीक, संयोजकता द्वारा। तो देखो यहाँ पर संयोजकता होता क्या है, ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग वर्तमान को जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है, उसे क्या किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसको क्या किया गया है, जमाया गया है ना, परमाणु संख्या। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को ना आपके माइंड में एक थॉट, एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं आपको पढ़ाते आ रहा था ना, वहाँ पर जितने भी हम लोग टॉपिक्स पढ़े उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी को यहाँ पर रिलेट करके बताया था। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर पहले के जो वैज्ञानिक थे, जैसे कि यहाँ पर जो हमारे मेंडलीफ वैज्ञानिक थे, ठीक है, तो मेंडलीफ के टाइम में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाला जाता था। ठीक है, यानी कि इसको कैसे निकालते हैं उस टाइम का इसका खोज नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो कैसे यानी कि संयोजकता द्वारा वो निर्धारित किया गया था। चूँकि हमें पता है कि हम लोग जब किसी भी एलिमेंट्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तब जाके हमें उसका जो है संयोजकता प्राप्त होता है। ठीक, संयोजकता जैसे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 होता है, 8 होता है और 1 होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि जो है सोडियम है, ठीक है, Na, ठीक है, उसका जो है संयोजकता क्या 1 है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू हम पता करते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की समूह की स्थिति संयोजकता द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो देखो उस टाइम वो कैसे संयोजकता निकालते थे उसको भी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम तो अभी तक से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट्स का संयोजकता हम लोग उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू निकालते हैं। तो अब जो मेंडलीफ है उन्होंने तो अपना आवर्त नियम को कब दिया था, 1869 में दिया था। ठीक है, और जो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी जो चल रहा है वो 1911 में यहाँ पर चल रहा है, 1913 में यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो देखो इसी को मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंडलीफ की ओर लेके जाना चाहूँगा कि वो जो है किस प्रकार से संयोजकता द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है, यानी कि आवर्त सारणी में तत्वों के समूहों की स्थिति को संयोजकता द्वारा किस प्रकार से निर्धारित किया गया था, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो देखो यार, जब हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर अब देख रहे होंगे, यहाँ पर बोला है यौगिकों के सूत्र द्वारा तत्वों की संयोजकता ज्ञात की। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या किया, यौगिकों के वहाँ पर उन्होंने सूत्र बनाए थे। ठीक, तो सूत्र कुछ इस प्रकार से थे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है हमारे मेंडलीफ के आवर्त सारणी। इसमें क्या है, ऑक्साइड के सूत्र उन्होंने बताया था कि R2O होगा और हाइड्राइड के सूत्र बताया था कि R और H होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर उन्होंने जो क्या किया था, जितने भी तत्व हैं उसका उन्होंने संयोजकता ज्ञात करता था। ठीक है, तो किस प्रकार से करता था उसको चलो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो वो क्या करता था, उन्होंने आपको बताया ना, ऑक्साइड और हाइड्राइड की उसके पास क्या था, सूत्र था। ठीक है, तो हाइड्राइड का सूत्र क्या था और ऑक्साइड का सूत्र क्या था, तो जो है ऑक्साइड का सूत्र था R2O था ना, R2O था, और जो है हाइड्राइड है उसका जो सूत्र था वो क्या था। ठीक है, जो ऑक्साइड थे उसका सूत्र क्या था, R2O था, और हाइड्राइड का क्या था, RH था। ठीक है, RH किसका सूत्र था, हाइड्राइड का सूत्र था। ठीक है, तो देखो उन्होंने जो है ऑक्साइड का सूत्र देखकर उसकी संयोजकता उन्होंने क्या किया, तय किया। ठीक है, कि उस टाइम क्या करता था, ऑक्सीजन की जो संयोजकता थी वो हमेशा 2 मानी जाती थी। ठीक है, जो हमारे ऑक्सीजन है उसकी संयोजकता 2 मानी जाती थी, और उसको क्या करते थे, अलग अलग जो एलिमेंट्स है उसको उन्होंने अभिक्रिया करा के देखते थे। ठीक है, तो इसका तो जो है संयोजकता क्या थी, 2 माना जाता था। ठीक है, ऑक्सीजन का, तो इसके साथ जो भी एलिमेंट्स अभिक्रिया कर लेते थे, रिएक्शन कर लेते थे, ठीक है, उसे उसका संयोजकता ज्ञात कर लिया जाता था। जैसे कि यहाँ पर जो है Na2O यानी सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र क्या बना, Na2O। ठीक है, यानी देखो ऑक्सीजन का जो संयोजकता है उसको यहाँ पर Na2 करके लिखा गया है, क्योंकि इसमें होता है क्या, जब इसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन जो होता है इसका जो संयोजकता 2 होती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या जुड़ता है, 2 सोडियम इसमें जुड़ता है। ठीक है, 2 सोडियम इसमें जुड़ता है, इसलिए इसको Na2O लिखा जाता है, जिसमें से 2 Na और 1 O है, यानी कि ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर सोडियम की संयोजकता क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो देखोगे यार, यहाँ पर एल्यूमिनियम O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसे इसको बोलते हैं शायद, है ना। तो देखो इसमें यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर जो है 2 एल्यूमिनियम है। ठीक, 2 एल्यूमिनियम है, और यहाँ पर क्या है, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन की जो है संयोजकता कितना है, 2 है। ठीक है, इसमें जैसे कि ऑक्सीजन में जितने भी यहाँ पर जुड़े रहते हैं एलिमेंट्स, वही उसका क्या होता है, संयोजकता होते हैं। तो ऑक्सीजन में 2 एल्यूमिनियम जुड़े ना, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2।
ठीक है, जो कि माना जाता था पहले से। और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन में जितने यहाँ बस देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पर O3 है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता यहाँ पर 3 हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से वो क्या करते थे, संयोजकता वहाँ पर निकालते थे। और हाइड्रोजन विधि से वो क्या करते थे, ये था हमारा ऑक्सीजन विधि यानी कि ऑक्साइड मेथड, यह है हमारा हाइड्राइड मेथड, ठीक है। इनमें करता क्या था कि उस टाइम जो है हाइड्राइड का सूत्र देकर उन्होंने क्या करता था, संयोजकता तय करते थे। उस टाइम जो है हाइड्रोजन जो है उसकी संयोजकता हमेशा एक मानी जाती थी, ठीक है। उदाहरण की जैसे कि क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ठीक है, तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता तो एक है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब आपस में मिलाया तो HCl बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है Cl की भी संयोजकता क्या होती है, एक होती है, ऐसे यहाँ पर पता चला, ठीक है। और जो है NH3 जिसको अमोनिया बोलते हैं, ठीक है, इसकी संयोजकता क्या है, एक है, ठीक है, H की संयोजकता एक होती है। और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन, तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन की संयोजकता यहाँ पर 3 प्राप्त हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से यार वो संयोजकता के अकॉर्डिंग क्या करते थे, जो मेलिफ वैज्ञानिक है यानी पहले के वैज्ञानिक है, वो क्या करते थे, संयोजकता निकालते थे, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर? तो वही था, ठीक है। क्लास लंबा जा रहा है लेकिन आप लोग इसको अच्छे से समझना भाई, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर बोला है कि जिस प्रकार मेलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों के समूह की स्थिति संयोजकता द्वारा निर्धारित की जाती है, उसी प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार माना गया। अभी देखेंगे किस प्रकार से आधार माना गया, ठीक है। तो यहाँ पर सोच बता देता हूँ किस प्रकार से आधार माना गया है। तो देखो आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना तो आ ही गया है, ठीक है, किस प्रकार से निकाला जाता है। तो उन्होंने किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार माना, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हम लोग समूह को देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जितने भी हम लोग यहाँ पर इसके ग्रुप को देखेंगे, ठीक है, इन सब की जो क्या होती है, संयोजकता समान होती है। यानी कि इसके जो है अंतिम कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा तो लिथियम का क्या होगा, 2 और 1 होगा, इसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो ठीक 2 और 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जो नियॉन है, ठीक है, नियॉन है, सॉरी ये क्या सोडियम है, सोडियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा, ये क्या हो जाएगा, 2 8 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और मैं यदि पोटेशियम का निकालूंगा तो पोटेशियम का 19 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 होगा, 8 होगा और यहाँ पास 1 होगा। तो सबके बाहरी कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी यहाँ पर समूह में यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सबके बाहरी कक्ष में सेम आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बोरान का दिखाऊंगा, तो बोरान का बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 होगा और 3 होगा, ठीक है। बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें एल्यूमिनियम का निकालूंगा तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 होगा, 8 होगा और 3 होगा, ठीक है। तो सबके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार माना आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे यार कि यहाँ पर जैसे खैर मैं तो इसको बता देता है, यहाँ पर सब देखते जाते हैं। यहाँ पर समूह 1 2 13 14 15 16 17 और 18 के तत्वों को सामान्य तत्व कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर समूह 1 समूह 2 और समूह 13 14 15 16 17 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है, सामान्य तत्व कहा जाता है। और समूह 3 से 12 तक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी कि यहाँ पर समूह 3 से लेकर यहाँ पर 12 तत्व के जो भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और यहाँ पर समूह 3 में लेंथेनम यानी कि जिसका परमाणु संख्या 57 है के पश्चात की 14 तत्व को आवर्त सारणी में नीचे स्थित है, ठीक है, जिन्हें लेंथेनाइट कहा जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे यार समूह 3 में यानी कि पहला दूसरा तीसरा समूह 3 में यहाँ पर जो 57 परमाणु क्रमांक में जो एलिमेंट्स है जिसका नाम है लेंथेनम, इसके बाद की 14 तत्वों को लेंथेनाइट तत्व कहा जाता है, ठीक है। लेंथेनाइट तत्व कहा जाता है, यही बोला ना, लेंथेनाइट कहते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो है समूह 3 में एक्टिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 89 है के पश्चात के 14 तत्व को आवर्त सारणी के नीचे में क्या है स्थित है, जिसे एक्टिनाइट कहा जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है परमाणु क्रमांक 89 के बाद यहाँ पर जितने भी 14 तत्व हैं, ठीक है, उसको एक्टिनियम के बाद के जितने भी यहाँ पर 14 एलिमेंट थे उसको एक्टिनाइट कहा जाता है, ठीक, जिसको मैंने आपको बताया ना, ठीक है, वही है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर बोला है कि समूह किधर गया यार, समूह 3 में लेंथेनम के बाद के 14
तत्व आवर्त सारणी में नीचे में स्थित है जिसे लैंथेनाइड कहते हैं। और इसी प्रकार से समूह 3 में ही एक्टिनियम यानी जिसका परमाणु क्रमांक 89 है के पश्चात के 14 तत्व सारणी के नीचे स्थित है जिसे एक्टिनाइड कहते हैं। ठीक है, इन्हें मुख्य सारणी में नीचे इसलिए दर्शाया गया है ताकि आवर्त सारणी का स्वरूप क्या हो, सुविधाजनक हो। यानी कि मैंने आपको बताया ना कि आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ने में क्या हो, सुविधाजनक हो, समझने में और थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा हो। इस टाइप से वो क्या किए थे, उसको नीचे में उसको व्यवस्थित कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर समूह यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, समूह किसके बोलते हैं और कितने समूह होते हैं, चलो बताओ। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 समूह होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इधर समूह यहाँ पास हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आवर्त। ठीक है, तो देखो यार, आवर्त को ही अभी इधर खोल लेता हूँ। देखो आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त में स्थित सभी तत्वों के कोषों की संख्या समान होती है। ठीक है, अभी बताऊंगा किस प्रकार से समान होती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर तत्व की परमाणु संख्या में क्रमशः 1 की वृद्धि होती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी 1 की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पास बोला क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त में स्थित सभी तत्वों की कोषों की संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी कि किसी एक आवर्त में, ठीक है, किसी एक आवर्त में, जैसे कि यानी कि आवर्त बोला है यानी कि जब आप इधर बाएं से दाएं की हो जाओगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसमें जब आप जाओगे यार, ठीक है, ऐसे बाएं से आप लोग क्या करोगे, दाएं जाओगे, इसमें जो है इसका कोषों की संख्या में क्या देखने को मिलेगा, आपको समान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो किस प्रकार से देखने को मिलेगा, चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर जैसे क्या है, लिथियम है। ठीक है, लिथियम है, यहाँ पर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर तीसरे कोष में फिर दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 ही कोष बढ़ रहे हैं ना। चलो यहाँ पर आपको अच्छे से समझाता हूँ। क्या बोला था यहाँ बस कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में स्थित सभी तत्वों के कोषों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो चलो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, आवर्त है जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, एक ही आवर्त के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो होती है कोषों की संख्या समान होती है, ऐसा बोला है। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जब मैं यहाँ पर लिथियम का यहाँ पर जो है संरचना आप देख पा रहे होंगे, परमाणु मॉडल। ठीक है, और बेरिलियम का, बोरॉन का, सबका देख पा रहे होंगे, तो सबका जो है 2 कोष में सबका क्या हो गया है, सभी का जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, भर गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिथियम का देखा तो इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे कोष, ठीक, 2 ही कोष बना। बेरिलियम जिसका जो है परमाणु क्रमांक 4 होता है। ठीक है, तो इसमें पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। बोरॉन में देखोगे तो यहाँ पर इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे कोष में यहाँ पर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिला। यहाँ पर जो बीच में जो नौबिक है, ठीक है, नौबिक है वो क्या है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4p, यानी कि क्या है, इसके प्रोटॉन की संख्या है। ठीक है, यानी कि जो नाभिक रहते हैं वो जो रहते हैं उसके परमाणु संख्या के बराबर रहते हैं। ठीक है, यानी जितना उसका परमाणु क्रमांक रहेगा उतने ही उसमें प्रोटॉन की मात्रा उपस्थित रहता है। जैसे कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, यानी कि उसमें 3 उसमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या है। ठीक है, 4 उसमें प्रोटॉन की संख्या है, यदि उसका परमाणु क्रमांक 4 है तो। ठीक है, तो वो क्या है, इसका जो है प्रोटॉन की संख्या है। और यहाँ पर जो बाहरी कक्ष में जो भी आप लोग इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो वो सब क्या है, कोषों में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति यानी कि संख्या को दर्शाता है। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे यार, यानी कि जो समूह में ये जो आवर्त में जब हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं, इनमें सब में कोषों की संख्या क्या है, समान है। ठीक, जब यहाँ पर लिथियम से यहाँ पर जब हम लोग नियॉन तक गए तो सबका जो है इलेक्ट्रॉन जो है 2 ही कोष में क्या हो जाता है, पूरा भर जाता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर जब मैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये वाले जब मैं आवर्त में गया तो इस सब में क्या है, 3 आवर्त में क्या होते हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पास बोल रहे हैं जैसे सोडियम में यहाँ पास 3 आवर्त है, यानी कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर दूसरे में यहाँ पास 8 इलेक्ट्रॉन, फिर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3 कोष में ये पूर्ण हुआ है। इस प्रकार से मैग्नीशियम का 3 कोष में पूर्ण होगा, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का 3 कोष में यहाँ पास क्या हो रहे हैं, पूरा हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी को यहाँ पास बोला है, क्या पास बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त में स्थित सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। ठीक है, यानी कि ये सभी जितने भी यहाँ पर आवर्त हैं, ठीक है, जितने भी आप आवर्त है बाएं से दाएं जाओगे, ठीक है, तो सबके जो है परमाणु, उसके जो है बाहरी कोष हैं, उसकी संख्या क्या रहती है, समान रहती है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा ना, लिथियम बेरिलियम वालों को बताया और यहाँ पर सोडियम मैग्नीशियम वालों को यहाँ पर बताया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिथियम बेरिलियम से लेकर जब आप नियॉन तक जाओगे तो इसमें जो है 2 ही कोष बनता है। ठीक है, 2 कोष में क्या हो जाते हैं, पूरा ये सब आते हैं, जितने भी
एलिमेंट है सबके इलेक्ट्रॉन 2 कोष में पूर्ण हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है जो जब हम इसमें तीसरे आवर्त में गए, ठीक है, तो तीसरे आवर्त में जो हम लोग देखें तो जो है 3 आवर्त यानी कि 3 कोष में क्या हो रहा था, इसके जो है 3 कोष में इसका जो है इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो रहा था, ठीक है। यानी सोडियम से लेकर जब आप लोग यहाँ पर आर्गन तक जाओगे, ठीक है, तो 3 कोषों में आप लोग को इसका जो है इलेक्ट्रॉन पूरा भर जाता है, ठीक है। यानी कि इसी को यहाँ पर बोला था कि आंतरिक आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त में स्थित सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। हमने देखा किस प्रकार से कोष में समानता देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है बोला है किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्व की परमाणु संख्या में क्रमशः 1 की वृद्धि होती है, ठीक है। अब बाएं से दाएं जाएंगे यार, ठीक है, तो जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम है, फिर बोरान है, ठीक है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, फिर बेरिलियम का 4 है, फिर उसके बाद बोरान का 5 है, फिर कार्बन का 6 है, तो 1-1 का वृद्धि हो रहा है ना। तो इसी के बोला है कि आवर्त में बाएं ओर से दाएं ओर बढ़ने पर परमाणु संख्या में क्रमशः 1 की वृद्धि होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी 1 की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चलो इसको मैं बता देता हूँ कि देखो यार संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी तत्व की बाहरी कोष में क्या रहते हैं, उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका मैं आपको डेफिनेशन सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं यार जो किसी तत्व के बाहरी यानी कि आखिरी कक्षा में या कोष में मौजूद होते हैं, ठीक है, और वही क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु संख्या में क्रमशः 1 की वृद्धि होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी 1 की वृद्धि होती है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। जैसे यहाँ पर लिथियम है, तो लिथियम के बाहरी कोष में आप लोग को 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। बेरिलियम में जाओगे तो इसके बाहरी कक्ष में आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बेरिलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पर फ्लोरीन के यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन आपसे पूछूंगा तो यहाँ पर जो है इसके बाहरी कक्ष में आप लोगों को यहाँ पर टोटल 7 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखने को मिला होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो जो फ्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप बाएं से दाएं जाओगे तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में 1 की वृद्धि होती है। यहाँ पर देखो बाहरी कोष में यहाँ पर लिथियम में 1 है, ठीक है, फिर बेरिलियम के बाहरी कोष में 2 हैं, फिर बोरान के बाहरी कोष में 3 है, कार्बन के बाहरी कोष में 4 हैं और नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 5 है। तो इसी को यहाँ पर बोला यार कि जब आप आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाओगे, ठीक है, तो इसके जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में 1 वृद्धि देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर किस प्रकार से हुआ है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है, 1 वृद्धि होती है, ठीक है। क्या होता है, इसके परमाणु संख्या में 1 वृद्धि होता है, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी 1 वृद्धि हो जाता है, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है, अतः यह अलग अलग समूह के तत्व हैं, ठीक है। यानी कि आप बस जब देखें हम लोग बेरिलियम, बोरान यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है किधर गया भाई, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, अलग अलग समूह के एलिमेंट्स हैं ना। हालांकि हम लोग बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं इसके परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग, लेकिन ये सब क्या है, अलग अलग क्या है, समूह के क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये समूह 2 के तत्व हैं, ये क्या है, समूह 13 के हैं, समूह 14 के हैं, समूह 15 के हैं, है ना। ये सब क्या है, अलग अलग क्या है, समूह के क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, किंतु इनमें कोषों की संख्या समान होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, अतः अलग अलग समूहों के तत्व हैं, किंतु इनमें कोषों की संख्या समान होने के कारण एक ही आवर्त में आते हैं, ठीक है। यानी कि सबका जो है जब आप इसमें बाएं से दाएं जाओगे, ठीक है, परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग यार इधर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोषों की संख्या समान देखने को मिलता है ना, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर लिथियम से यदि मैं नियॉन तक जाऊँगा तो 2 ही कोष में क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, ठीक है, पूरे एलिमेंट्स है। यहाँ पर तीसरे आवर्त के जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, यानी 3 कोष में क्या हो जाते हैं, इसका जो है जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है सब क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको 1 आवर्त में रखा गया है क्योंकि इनमें कोषों की संख्या समान होती है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसमें लॉजिक लगा यार, ठीक है। यानी कि इसको एक ही आवर्त में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग जब इसको कोष में बांटा जाता है, ठीक है, तो उसके जो कोषों की संख्या समान देखने को मिलता है, इसलिए इन सबको क्या किया गया है,
कोषों की संख्या समान होने के कारण इसे एक ही आवर्त के तत्व है, ठीक है, यानी कि एक ही आवर्त के तत्व कहा जाता है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस आवर्त के तत्व हैं? चलो बताओ यार, यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन कौन से आवर्त के तत्व हैं? चलो यहाँ पर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ये क्या है? दूसरे आवर्त यानी कि द्वितीय आवर्त के क्या है? तत्व है, ठीक है। दूसरे आवर्त के हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। तो दूसरे आवर्त की क्या है? ये तत्व है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो चलो अब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर बोला क्या है, विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि तत्वों के कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² है, तो 2n² के द्वारा ज्ञात की जाती है, जहाँ n क्या होता है? कोष की संख्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर होता क्या है यार कि जो बोर जो है यहाँ पर जो हम लोग पढ़े 2n² वो जो है बोर-बरी नियम के तहत ये क्या है? सूत्र है, जिसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। तो देखो ये क्या है? पहला कोष है, ठीक है। ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है, ये क्या है? चौथा कोष है, ठीक है। और बीच में इसका रहता है नाभिक, ये क्या है? नाभिक है, समझो। सॉरी, यहाँ से कर देता हूँ। बीच में रहता है क्या? नाभिक, ठीक है। तो जो नाभिक रहता है, ठीक है, वो क्या दर्शाता है? परमाणु, जो नाभिक रहता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन रहता है यानी कि पी, वो जितने भी हमारे परमाणु संख्या रहते हैं, ठीक, जैसे कि किसी का परमाणु संख्या 5 है तो उसमें इसके नाभिक में 5 प्रोटॉन मौजूद रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा यार कि जो है इसका जो है किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के सूत्र यहाँ पर 2n² बताया, ठीक है, 2n², ठीक है, बताया ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है जो कोष है, ठीक, तो इसके जो कोष का क्या कर दिया गया है? नाम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग पहले कोष को K, दूसरे को L, M, N, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सब क्या है? कोष है, इसका हम लोग नाम दे दिए गए। इसको कुछ भी आप लोग रख सकते हो, लेकिन जनरली K, L, M, N ऐसे यहाँ पर से रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है यदि मैं चाहूँगा कि K कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो K जो है पहला कोष है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं N बराबर 1 रखूँगा, ठीक है। तो 2 गुणा 1 का वर्ग करूँगा, ठीक है, तो कितना आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। 1 एकम 1 हो जाएगा, फिर 1 दूनी 2, यानी पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर 2 रख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि मैं चाहूँगा कि दूसरा कोष है, ठीक, दूसरा कोष में उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो 2n² सूत्र है इसमें मैं n का मान 2 रखूँगा, क्योंकि हम लोग दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर होगा क्या? तो दूसरे कोष के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 2n² के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर n का मान हम लोग 2 रखेंगे दूसरे कोष के लिए, तो 2 का वर्ग, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 रहेगा यहाँ बस, फिर गुणा में 2 का वर्ग यानी 2 दूनी 4, यानी कि 4 दूनी 8, ठीक है। यानी कि जो हमारे जो है जो दूसरा कोष है उसमें हम लोग अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो दूसरे कोष में हम लोग अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 रख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग n का मान आप लोग 3 रखोगे, 4 रखोगे, ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पर? चलो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो है कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला है? विभिन्न कोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम आवर्तों में तत्वों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है, जैसे कि हमने पहले कोष में n बराबर 1 रखा तो 2 आया ना, ठीक है। तो चलो यहाँ पर उदाहरण को समझेंगे थोड़ा सा, क्या बोला है। तो देखो इसी को यहाँ पर बोला यार कि विभिन्न कोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। हम जानते हैं कि किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के द्वारा ज्ञात की जाती है,
ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये भी बोला है कि आवर्त में तत्वों की संख्या भी बता सकते हैं, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। लेकिन देखो एक्चुअली में जो 2n² का सूत्र है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसका हम लोग पता करते हैं, ठीक है। और आवर्त में कितने तत्व हैं उसकी संख्या का हम लोग पता करने के लिए हम आप लोग 11th में जाओगे तो आपको एक नया नियम देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं आप बाउ का नियम, ठीक है, आप बाउ लाओ, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को उसमें एग्जैक्ट पता चलता है कि कौन से एलिमेंट में कितने तत्व रहते हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग यहाँ पर आपको बताएंगे थोड़ा बहुत उसके बारे में। तब बस बोला है उपरोक्त आधार पर तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी यदि m कोष में अधिकतम संभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गणना की जाए तो 18 प्राप्त होती है, ठीक। जैसे कि हम लोग यहाँ पर m जो है यानी कि m जो है तीसरा कोष है, ठीक है। तो m बराबर 3 यदि हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो 2n² के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 का वर्ग यानी कि 3 तिया 9 और यहाँ पास 2 है तो 9 दूनी 18, ठीक है, 18 आएगा ना, ठीक है। तो इसी को यहाँ पास बोला है कि उपरोक्त आधार पर, ठीक है, यदि हमने क्या किया 2n² के थ्रू हम लोग क्या किया 1 रखे तो 2 आया, ठीक है, 2 रखे तो 8 आया, 3 रखेंगे यानी तीसरे कोष के लिए यानी कि m कोष के लिए और बस कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। 9 दूनी 18, ठीक है। तो इसे बोला है कि उपरोक्त आधार पर तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी यदि m कोष में अधिकतम संभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना की जाए तो 18 प्राप्त होती है। किंतु आप जानते हैं कि बोरबरी के नियम के अनुसार बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 8 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि जो बोरबरी का नियम है यार, ठीक है, वो कहता है कि जो बाह्यतम कक्ष है, ठीक है, बाह्यतम कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती है, ऐसा बोला है। चूँकि यहाँ पास m कोष में अधिकतम कोष है, ठीक है, यानी कि m कोष बाह्यतम कोष है, ठीक। चूँकि यहाँ पर जो क्या है m कोष क्या है बाह्यतम कोष हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है, ठीक है। यानी कि देखो जैसे कि हम लोग देखो 2n² के अकॉर्डिंग हम लोग क्या किया, पहले यदि n बराबर 1 रखे तो 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले आवर्त में यहाँ पर 1 और 2 तत्व यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 2 ही तत्व। और हम क्या किए 2n² सूत्र में हम लोग n का मान 2 रखे तो हमें 8 देखने को मिला था, ठीक है। तो दूसरे आवर्त में 8 तत्व है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और इसी प्रकार तीसरे आवर्त में, ठीक है, यदि हम लोग n बराबर 3 रखते हैं, ठीक है, 2n² में यदि हम लोग n बराबर 3 रखते हैं तो होगा क्या 2 गुणा 3 का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग यानी 3 तिया 9 यानी कि 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तीसरे आवर्त में होना चाहिए था 18 तत्व, ठीक है, 18 तत्व तो, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 ही तत्व हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर होता क्या है जो बोरबरी नियम है उसके अकॉर्डिंग कहता है क्या है कि बोरबरी जो नियम है वो कहता है यार कि जो है बाह्यतम कक्ष में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो इसी को बोला है, तो यहाँ पर बोला है ना कि जो है आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है, यहाँ पर बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर सबको समझ में आया। अब चलो हम देखते हैं आगे, इसके यहाँ पर बोला है इसके आगे के आवर्त में तत्वों की संख्या का निर्धारण कोष के इलेक्ट्रॉनों के वितरण के अन्य नियमों के अनुसार होता है जिसका अध्ययन आप लोग अगली कक्षाओं में करोगे, ठीक है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर जो है बोरबरी नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो है बोरबरी नियम के अकॉर्डिंग हमने देखा कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए जो है पहले आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। और हमने देखा इसमें n बराबर 2 रखे तो हमें 8 प्राप्त हुआ, इसलिए यहाँ पर जो है दूसरे आवर्त में यहाँ पर 8 देखने को मिला, 8 तत्व, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम लोग जो है n बराबर 3 रखते हैं, ठीक है, n बराबर 3 रखते हैं तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो अधिकतम 18, ठीक है। n बराबर हमने क्या रखा 3 रखा, ठीक है, तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 यानी कि तीसरे जो कोष है उसमें हम लोग यानी कि इसमें जो है हम लोग अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रखा कितना का है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है तीसरे आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन रखा गया है, ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि बोरबरी का जो नियम यहाँ पर काम करता है और वो बोलता है कि जो है कोई भी एलिमेंट्स हैं उसके बाहरी कक्ष में बाहरी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ठीक है। और यहाँ पर जो है चौथा आवर्त, 5वां आवर्त, 6वां आवर्त, 7वां आवर्त, तो ये सबको इन सब में जो है
तत्वों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो है 2n² काम नहीं करता, ठीक है। अब जब आगे जाओगे क्लास 11th में, ठीक है, वहाँ पर आपको नए नियम के बारे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया ना कि इसका अध्ययन हम लोग अगली कक्षाओं में करोगे। जब आप लोग अगली कक्षा में जाओगे यार तो आपको एक नियम देखने को मिलेगा, वो रहेगा आप बाऊ का नियम, ठीक है। आप बाऊ का नियम ऐसे बोलते हैं, आप बाऊ नियम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को देखने को मिलेगा कि चौथे आवर्त, पाँचवें आवर्त, छठवें आवर्त, सातवें आवर्त में कितने तत्व हैं, उसको वहाँ पर आपको पता चलेगा किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर आपके जानकारी के लिए यहाँ पर बताया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के आरंभ के 3 आवर्त लघु आवर्त कहलाते हैं, ठीक है। इनमें क्रमशः 2, 8 और 8 तत्व होते हैं। देखा ना, इसमें पहले में क्या है, पहले आवर्त में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, इसलिए इसको लघु आवर्त कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद के 2 आवर्त दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। इसमें 18 तत्व होते हैं, ठीक है। यानी कि जो है यहाँ पर जो है चौथे आवर्त, पाँचवें आवर्त, ठीक है। चौथा आवर्त, पाँचवा आवर्त जो है, इसमें टोटल आप लोग देखोगे तो इसमें आपको 18 एलिमेंट्स देखने को मिलेगा, 18 तत्व यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग को चौथे और पाँचवें आवर्त में आपको 18 इलेक्ट्रॉन या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको दीर्घ आवर्त कहते हैं। आवर्त 4 और आवर्त 5 के तत्वों को दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 इसमें तत्वों की संख्या 18 होती है, ठीक है। अब यह बोला है छठवें आवर्त में 32 तत्व हैं और वर्तमान में सातवें आवर्त में भी 4 नए तत्व खोज के साथ यहाँ पर 32 तत्व हो चुके हैं। यानी कि देखो, अब जो छठवें आवर्त हैं, ये जो है हमारा छठवां आवर्त है, ये वाला छठवां और सातवां, ठीक है। तो छठवें सातवें आवर्त में टोटल 32 क्या है, तत्व हैं, ठीक है। और इसको क्या बोला है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं नहीं बताया गया है, ठीक है। जो छठवें आवर्त में 32 तत्व हैं और वर्तमान में और सातवें आवर्त में भी 32 तत्व हैं, ठीक है। देखो जैसे कि आप लोग यहाँ से जाओगे ना, जो 55 नंबर का एलिमेंट है सीजियम, ठीक है। तो सीजियम और है बेरिलियम और फिर लेंथेनम, ठीक है। यहाँ बस क्या है, सीजियम है, बेरियम है और लेंथेनम है। फिर लेंथेनम के बाद यहाँ पर जो है 57 नंबर का, फिर 58 वाला ये है ना। तो यहाँ से आप लोग, यहाँ से 3 को आप लोग काउंट करोगे, 1 2 3, फिर यहाँ से आप लोग जो है लेंथेनाइट के जितने भी एलिमेंट है 14 उसको आप लोग काउंट करोगे, और यहाँ पर जितने भी आगे के तत्व हैं सबको जोड़ोगे, यहाँ पर आपको टोटल 32 तत्व देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है हमारे जो है यहाँ पर जो है सातवें आवर्त के जो तत्व है इसमें भी आपको 32 देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जब आप जाओगे 87 88 89 जब आप जाओगे, ठीक है, फिर 89 के बाद यहाँ पर 14 तत्व यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर 14 तत्व ऐड होंगे, 103, फिर 104 105 106 ये सब जुड़कर टोटल यहाँ पर 32 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि जो है छठवें आवर्त और सातवें आवर्त में जो है टोटल 32 तत्व होते हैं। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके शॉर्ट के लिए यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि जो है प्रारंभ के पहले आवर्त, दूसरे आवर्त, तीसरे आवर्त को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ बस बताया ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लघु आवर्त, ठीक है। लघु आवर्त बोलते हैं, ठीक। इसमें प्रारंभ में पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, इसलिए इसको लघु आवर्त बोलते हैं। और दीर्घ आवर्त बोलते हैं चौथे आवर्त और पाँचवें आवर्त को, क्योंकि इसमें जो है 18 तत्व रहते हैं, इसको दीर्घ आवर्त बोलते हैं। यानी कि आप लोग बताना कि दीर्घ आवर्त में, ठीक है, दीर्घ आवर्त में कौन कौन से आवर्त के तत्व को लिया गया है, ठीक है। तो दीर्घ आवर्त के अंतर्गत यहाँ पर चौथे और पाँचवें जो आवर्त है उसको लिया जाता है, ठीक। दोनों की जो संख्या रहती है 18 रहती है। फिर यहाँ पर आप देखोगे यार आवर्त छठवां सातवां, इसमें आप लोग को 32 तत्व आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया ना कि किसमें कितने तत्व होते हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व रहते हैं, याद रखना। दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में 8 रहते हैं, ठीक है। और जो चौथे आवर्त है, पाँचवें आवर्त में, इसमें 18 तत्व रहते हैं। और छठवें और सातवें जो हैं, ठीक है, छठवें और सातवें जो आवर्त है इसमें आप लोग को 32 आपको तत्व देखने को मिलता है। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा जो है आधुनिक आवर्त सारणी। अब चलो हम इसके विशेषताएं को देख लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ बस बोला है यार कि आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से। तो इसका जो है पहला है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है, यानी कि आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। पहला विशेषता ये हो गया कंप्लीट आपका।
दूसरा इसका जो है विशेषता बोलता है कि प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निश्चित की गई है। यानी कि जितने भी तत्व हैं, प्रत्येक तत्व उसके जो स्थिति है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ना, पीरियोडिक टेबल को जब हम इसके जो है ऊपर से नीचे आएंगे तो जब सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो सबके जो बाहरी कक्ष रहते हैं, यानी जो अंतिम जो रहते हैं, अंतिम कोष, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। जैसे कि यहाँ पास क्या है, यदि मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा तो सबके बाहरी कक्ष में आपको सेम इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं निकालूंगा बेरिलियम का, इसका जो है होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 2 होगा, बाहरी कक्ष में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है ना। इसी प्रकार से यदि मैं मैग्नीशियम का निकालूंगा तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, इसका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके भी अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। और इसी प्रकार से यदि मैं या बस जो है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 2 10, ठीक है, फिर 8 हो जाएगा, 8 2 10, 10 8 18 और 18 और 2 20 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके जो है अंतिम कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहते हैं, सबका समान रहता है ना। जैसे इसका 2 2 देखने को मिल रहा है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर जब मैं यदि मैं बेरिलियम का निकालूंगा कि तो इसके अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। इसमें कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर ये वाले जो है आप लोग को समूह, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आप लोग को अंतिम कक्ष में सेम इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी को बोलना है कि प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निश्चित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट है यार कि यह विभिन्न तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन के अधिक स्पष्ट रूप से क्या करता है, दर्शाता है। यानी कि यह विभिन्न तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाता है। तो कैसे दर्शाता है, देखो इसको थोड़ा सा समझना ध्यान से। ठीक है, तो देखो यार, जब आप लोग आधुनिक आवर्त सारणी में, जब आप आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में यदि आप बाएं से दाएं जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो वैसे ही तत्वों के गुणों में क्या होता है, एक क्रमिक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि एक निश्चित समय के बाद उसके गुणों में गुण, जैसे कि इसके धात्विक गुण, उसके परमाणु त्रिज्या, ठीक है, आदि में इसका क्या होता है, क्रमबद्ध परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी को बोला है पॉइंट 3 में, ठीक है, कि विभिन्न तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन को अधिक स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से इसके गुणों में क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, उसको, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारी विशेषता का पॉइंट 3। और यहाँ बस पॉइंट 4 बोला है, हाइड्रोजन के द्वारा ऋण आयन यानी कि हाइड्रोजन के द्वारा ऋण आयन यानी कि H- आयन और धन आयन H+ आयन दोनों बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, हाइड्रोजन के द्वारा ऋण आयन यानी कि H- आयन और धन आयन यानी कि H+ आयन दोनों बनाने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, जिसके कारण वह रासायनिक गुणों में समूह 17, ठीक है, समूह 17 के सदस्य जो ऋण आयन देते हैं और समूह 1 के तत्व यानी समूह 1 के सदस्य जो कि धन आयन देते हैं, दोनों में क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। ठीक है, इसलिए मेडलिफ के आवर्त सारणी की तरह, यानी मेडलिफ ने भी जब अपना आवर्त सारणी दिया था तो उसमें भी हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था ना। इसी प्रकार से यहाँ पास भी जो है हमारे आधुनिक आवर्त सारणी जो है, इसमें भी जो है जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, उसका स्थान क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, वो क्या है, जो है समूह 1 के तत्व जो कि H+ आयन देते हैं, ठीक है, और समूह जो है यहाँ पर जो है 17वें समूह के तत्व जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन समूह के तत्व कहते हैं। ठीक है, बोला है ना यहाँ पर समूह 17 के सदस्य जो कि क्या देते हैं, ऋण आयन देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में क्या करते हैं, गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि क्या है, हमारे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जो है समूह, इसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, लिथियम आ रहा है, सोडियम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यदि मैं यहाँ पर जो है लिथियम का निकालूंगा तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 1 होगा। ठीक है, 2 और 1 होगा। ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा तो इसमें H+ चार्ज लग जाएगा। इसी प्रकार से जो है सोडियम है, इसमें भी इसके भी बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, ये भी इसमें भी प्लस चार्ज रहता है, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1 होते हैं, और ये जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसी दूसरे को देकर वो अपना खुद का H+ आयन बना लेता है। और जो सदृश समूह के तत्व हैं जिसको हाइड्रोजन समूह के तत्व भी कहते हैं, जैसे कि फ्लोरीन है, ठीक है, तो इसके जो है बाहरी कक्ष में जो है
जैसे कि फ्लोरीन है, इसका मैं यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अष्टक को पूरा करने के लिए यहाँ पास 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये जो है फ्लोरीन जो है वो अपना F- आयन बनाता है, यानी कि इसको जो है 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहता है अष्टक को पूरा करने के लिए, यानी कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो हमारे हाइड्रोजन है, ठीक है, चूँकि ये जो हाइड्रोजन है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1 होता है। यदि इसको 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे देगा, ठीक है, कोई दे देगा, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका भी जो है पहला जो कोष रहता है वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये जो है माइनस चार्ज भी रखता है अपने आप में और प्लस चार्ज भी रखता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। ठीक है, तो इसका भी स्थान क्या है, अनिश्चित है। इसको यहाँ पर जो है पहले समूह में भी रखा जा सकता है और 17वें समूह में भी रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आगे बोला है, लेकिन हाइड्रोजन का सामान्यतः समूह 1 के शीर्ष में दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोल दिया है कि लेकिन सामान्यतः हाइड्रोजन को सामान्यतः समूह 1 के शीर्ष पर ही दर्शाया जाता है, यानी कि उसको यहाँ पर समूह 1 के तत्व में वापस उसको रख दिया गया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रहा यार हमारे आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। आधुनिक आवर्त सारणी को हमने देखा, पीरियोडिक टेबल को हमने अच्छे से देखा। ठीक है, अब चलो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी है, हमने यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पढ़ा उससे संबंधित अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो चलो यहाँ पर सब लोग बताना, सबका आंसर सबको पता होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो बोला है पहला, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। तो चलो बताओ यार कितने समूह होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में हमने देखा ना कि इसमें टोटल 18 क्या होते हैं, समूह होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं, चलो बताओ। ऑप्शन ए है 7, बी है 8, सी है 18, डी है 32। तो आवर्त कितने होते हैं, मैंने बताया ना कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 3 से 12 के तत्व को क्या कहते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो हमारे समूह 3 से 12 तक के तत्व को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, जब हमने पीरियोडिक टेबल को देखा ना, ठीक है, तो समूह 3 से 12 तक के तत्व थे, उसको क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, और यहाँ बस हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, मैं बोला है समूह 1, 2, ठीक है, और 13 से लेकर 18 तक के तत्व किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, समूह 1, 2 और 13 से लेकर 18 यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक के तत्व किस श्रेणी में आते हैं। तो इसका चलो ऑप्शन है ए लेंथेनाइड, बी है सामान्य तत्व, सी है एक्टिनाइड, डी है हैलोजन। चलो बताए यार, समूह 1, 2, 13 से लेकर 18 तक के तत्व को क्या कहा जाता है, सामान्य तत्व कहा जाता है ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ बस हमारा पाँचों क्वेश्चन है, लेंथेनाइड तत्वों में कुल संख्या कितनी है। चलो बताओ, लेंथेनाइड जो तत्व रहते हैं उसमें जो है कुल तत्वों की संख्या कितना रहता है, 14 रहता है। ठीक है, लेंथेनाइड तत्व और एक्टिनाइड तत्व दोनों में जो रहता है उसका संख्या 14 रहता है। ठीक है, याद रखना इसको, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर है हमारा अगला क्वेश्चन छठवां है यहाँ पर, किसी कोष यानी कि सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र क्या है। यहाँ पर ऑप्शन, अरे यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, गायब है, शायद यहाँ पर प्रिंट नहीं हो पाया है। तो चलो यहाँ पर जो है किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र क्या है, मैंने आपको बताया ना, वो है 2n का स्क्वायर। इसके थ्रू हम लोग पता करते हैं कि कौन से कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो n बराबर 1 रखते हैं, दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो n बराबर 2 रखते हैं, तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो n बराबर 3 रखते हैं। यदि चौथा के निकालना चाहोगे तो n बराबर 4 रखोगे। ठीक है, तो ये क्या है उसका सूत्र है, आप लोग ऑप्शन में इस प्रकार से दिखे तो उसको टिक लगाना। यहाँ बस हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं। चलो बताओ, पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं। ठीक है, जब हमने टोटल इसमें क्या होता है, 7 आवर्त होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके यहाँ बस होते हैं ना। तो पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो पहले आवर्त में क्या होते हैं, पहले यहाँ बस एक यहाँ बस क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, और यहाँ बस लास्ट में क्या रहता है, लास्ट में यहाँ बस क्या रहता है, हीलियम रहता है। तो पहले आवर्त में टोटल 2 ही तत्व होते हैं, इसलिए यहाँ बस आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और जो देखते हैं यहाँ बस हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, तो तीसरे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं। तो चलो बताओ, तीसरे आवर्त, पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, मैंने आपको बताया पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं। ठीक है, दूसरे आवर्त में होते हैं 8। ठीक है, तीसरे आवर्त में भी होते हैं 8। ऐसे देखो,
पहले आवर्त में जो रहता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है, 2 होती है। दूसरे में होती है 8 होती है। तीसरे आवर्त में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, उसमें भी 8 होती है, ठीक है। फिर चौथे और पाँचवें कितना कितना होता है, 18 तत्व रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया ना। यहाँ बस क्या क्या बोल रहे हैं, पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, चौथे और पाँचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले, ठीक है, पहले में कितना होता है, 2 होते हैं, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में 8, चौथे आवर्त में 18 तत्व, पाँचवें में 18 तत्व, और यहाँ पर जो है छठवें और सातवें, ठीक है, छठवां और सातवां जो आवर्त है उसमें जो रहता है टोटल 32 उसमें क्या रहते हैं तत्व आपको देखने को वहाँ बस मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ बस क्या बोला है, तीसरे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या क्या होती है, तो वहाँ पर होती है 8, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी में छठे आवर्त में कुल तत्व कितने हैं, चलो बताया, छठे आवर्त में कुल तत्व कितने हैं, वो है 32, छठवें सातवें में 32 आते हैं। और वर्तमान में सातवें आवर्त में कितने तत्व हैं, तो इसमें भी क्या है, 32 हैं, ठीक है। और चलो बताओ वर्तमान में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको आप लोग कमेंट करके बताना यदि आप लोग आखिरी तक देखे हो, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, कितने तत्व हैं, उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा आज का क्लास। कितने समय तक क्लास हो गया है मैं तो यहाँ बस देखा नहीं हूँ, बहुत समय यहाँ बस लग गया होगा, यहाँ बस 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ बस का क्लास रहा आज का। आप लोग इसको अच्छे से देखना यार, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और ये काफ़ी यूज़फुल आपके लिए क्लास रहा, क्योंकि ये ऐसा क्लास है जो आपके जब तक आप पढ़ाई करोगे, स्कूल से लेकर आप लोग जब 11th 12th से लेकर आप कॉलेज तक भी जाओगे आगे, है ना, तो उसमें भी आप लोग इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। खास अब आगे जाओगे तो टोटल क्या करोगे, जब आप कॉलेज में जाओगे ना, तो यहाँ पर जो है इसको मैं बता रहा हूँ, इसको एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, इसको पी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं। इन सब के बारे में आप लोग अलग अलग से सेपरेट उसका क्या रहते हैं, बुक में चैप्टर्स रहते हैं, यूनिट्स रहते हैं, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ऐसा है कि यहाँ पर जितना आप लोग को 10th स्टैंडर्ड में आप लोग को जानकारी चाहिए था उससे भी मैंने अधिक यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर पसंद आया होगा, ठीक है। क्लास पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको अगले क्लास में आपको लेकर आऊँगा आपके लिए कि अगला हमारा टॉपिक रहने वाले तत्वों के आवर्ती गुण, जिसको मैंने एक ही बार में यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, जिसके आवर्ती गुण में आप बस आपको देखने को मिलेगा। संयोजकता क्या होता है इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं इसको मैं आपको बताऊँगा। परमाणु आकार क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है धात्विक और धात्विक गुण क्या होते हैं, और यहाँ पर है आयनन ऊर्जा क्या होता है, इन सबको मैं एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा। और यहाँ बस एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको बता देता हूँ, इसमें आपको बोल देगा यार कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका, जैसे कि मैं आपको बताऊँगा कि इसका जो क्या है परमाणु आकार है, ठीक, परमाणु आकार है, परमाणु त्रिज्या है। इसमें बोल देता है, क्वेश्चन पूछता है कि जब आधुनिक आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाते हो तो परमाणु आकार में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, वृद्धि होता है कि घटता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहता है, जिससे जब मैं अगले क्लास में लेकर आऊँगा तो सबको बहुत अच्छे से बता दूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैं इसका डेफिनेशन सहित इसके डेफिनेशन सहित इसमें जो भी पूछा जाता है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलता है, सबको बहुत अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही यार, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ाई करो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।